हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड और मेंटर संदीप सिंह। आज की क्लास मैंने अमेंडमेंट्स के लिए रखी हुई है। कुछ भी जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो हम इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। फर्स्टली इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर तो हम यही देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें से डिलीट हो चुकी हैं। दैट मीन्स कि ऑल द डिलीटेड टॉपिक्स फ्रॉम आवर प्रीवियस सिलेबस वो हम इस क्लास के अंदर करेंगे, और क्या क्या नया आया है वो अगली क्लास के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले तो अपनी बुक आप सामने रखें, मैं उसमें से मार्क करवाता रहता हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक अभी जो आपको नहीं करना है। अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो रहने ही देना चाहे, क्योंकि अभी वो जो हमारा इंस्टीट्यूट का न्यू स्टडी मेट आया उसके अंदर से वो डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी हमने कंटेंट में देखे तो हमारे पास 5 चैप्टर थे, जैसे ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, थर्ड इज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, ई कॉमर्स एंड कोर बैंकिंग। अगर मैं आपको बताऊं कि फोर्थ चैप्टर है जो ई कॉमर्स या एम कॉमर्स जो हमारा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का था, उसमें जो चेंजेस आए हैं वो ना के बराबर हैं। दैट मीन्स कि वो बिल्कुल ऑल टुगेदर सेम है। हल्की फुल्की चीज़ें वो मैं आपको भी बता दूंगा। और थर्ड चैप्टर है, ये हमारे लिए सबसे एक टिपिकल चैप्टर होता था, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हमको क्या था, रिस्क एंड कंट्रोल्स वगैरह के बारे में बात करना पड़ता था। बहुत सारे कंट्रोल्स हमको सेटअप करने पड़ते थे, जो कि बच्चों के लिए बहुत एक चैलेंजिंग चैप्टर माना जाता था, और इसको याद करने में भी उतना ही ज़्यादा दिक्कत आती थी बच्चों को। तो एक वरदान मिल गया, बस आज जब हम करेंगे तो आपको पता लगेगा, बहुत खुशी होगी आपको ये चीज़ देख के। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट चैप्टर ने हमको बहुत बड़ी खुशी दी है, जो भी सीए के भी पेपर जिन बच्चों ने देने हैं, जिनका भी अटैम्प्ट ड्यू है। एंड इसके अलावा फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड फिफ्थ चैप्टर, इनमें कुछ कुछ अमेंडमेंट्स हैं, कुछ कुछ कट भी गया है, तो ये चैप्टर हम अभी चेंज करने वाले हैं। ओके, अभी अच्छे से करने वाले हैं। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। इसमें याद रखना, पहले नंबर पे पेज नंबर 4 पे आए। 4 पे यहाँ पर हमारा एक टॉपिक होता था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीपीए। दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव, इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम हो चुका है फैक्टर्स अफेक्टिंग बीपीए सक्सेस। राइट, फैक्टर्स अफेक्टिंग बीपीए सक्सेस इसका नाम हो चुका है। बाकी ऑल टुगेदर इसमें सब कुछ सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं आए हुए हैं। चलिए फिर अभी मैं थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर। देखिए इसके अंदर पहला हमारा था कंपोनेंट्स ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। दैट मीन्स कि कंपोनेंट्स ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। अब इसका सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम रखा गया ईआरएम फ्रेमवर्क। ईआरएम फ्रेमवर्क का हमने नाम रखा है इसमें, और बाकी इसमें सारा कुछ सेम है। चलो ओके, इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 9 है, वो हमने ऐसा नहीं कि सिलेबस में से कट गया, ये अमेंडमेंट्स करेंगे अभी भी हमें। तो उन अमेंडमेंट्स के अंदर इसका जो कॉन्सेप्ट है, जिसका अंदर कंटेंट है, वो न्यू आ चुका है ईआरएम के बारे में। तो टॉपिक है अभी भी ईआरएम का, बट ये जो पुराना कंटेंट था वो इंस्टीट्यूट ने डिलीट करवा के इसकी जगह न्यू कंटेंट डाल दिया। तो हमें वो वाला कंटेंट करना, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप यहाँ से बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पर रिस्क की डेफिनेशन है, और उसके नीचे रिस्क ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। दैट मीन्स कि रिस्क ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन के अंदर ये आपका पूरा आपको डिलीट करना है। दैट मीन्स अब आपको ये नहीं करना है, इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट आई हुई है, वो अमेंडमेंट हम करेंगे। दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल रिस्क, वो हम अपनी अमेंडमेंट क्लास करेंगे, उसके अंदर हम आपको करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर 11th क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क के अंदर हमने स्ट्रेटेजिक, फाइनेंशियल, रेगुलेटरी, रेपुटेशनल एंड ऑपरेशनल किए थे। ये अब आपको नहीं करनी है, इसके जगह अब हजार्डस और रेजिडुअल वाले जो हैं वो आए हुए हैं, हम अब आपको वो करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल्स इन बीपीए। उसके अंदर इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन तो बिल्कुल सेम है, बट इंटरनल कंट्रोल एज पर एस 315, राइट, जो ऑल्टिंग कॉन्सेप्ट्स का हमने लिया हुआ था वो हमने इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर एलिमिनेट करवा दिया, तो आपको ये वाला पॉइंट यहाँ से कट करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये हमने फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जैसे कि हमने पिछली बार में देखा था फ्रेमवर्क ऑफ बीपीए, राइट, हम ईआरएम सॉरी बन गया है। उसी तरह से यहाँ पर इसका नाम क्या, कंपोनेंट्स को हमने क्या कह दिया, फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनल कंट्रोल। राइट, बाकी हमारा सेम है। और इसमें कंट्रोल्स एक्टिविटीज़ के अंदर जो 3 पॉइंट्स थे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, जनरल कंट्रोल एंड थर्ड इज एप्लीकेशन कंट्रोल, ये तीनों ही यहाँ से डिलीट हो चुके हैं, यहाँ पर अमेंडमेंट आ चुकी हैं। राइट, इसके बाद हम आगे चलेंगे डायग्रामेटिक के अंदर, ये बिल्कुल सेम है ऑल टुगेदर, बिल्कुल इसके अंदर चेंजेस नहीं हैं। और सबसे लास्ट में पहुंचेंगे तो सबसे लास्ट में आपने एक यहाँ पर आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ डेफिनेशंस थी, शायद आपको याद होंगी, एक्सेस कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क।
तो सर क्या ये कट चुकी हैं? मैंने कहा जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हमें अभी भी करनी है। सर फिर यहाँ पर क्यों कट करवा दिए? क्योंकि चैप्टर 5 के अंदर चली गई हैं, ये हमें अभी भी करनी है यहाँ से। क्योंकि देखिए आप यहाँ से करना चाहते हैं बेशक से यहाँ पे कर लीजिए, लेकिन जो हमारा न्यू सिलेबस जो इंस्टीट्यूट ने अपना अमेंड किया है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये सारे डेफिनेशंस चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ की कोर बैंकिंग सिस्टम वो हमारा सीबीएस के अंदर जा चुका है, तो आपको यहाँ से वो डिलीट करवा दिया उस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग और 5th चैप्टर में जाके आपको करनी है, राइट। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर की जो भी चेंजेस थे मैंने आपको उसके बारे में बताया। नाउ आई एम मूविंग टू द सेकंड चैप्टर दैट इज़ फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम इंट्रोडक्शन, राइट। इसके बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें स्टार्टिंग में कोई चेंजेस नहीं है, फ्रंट एंड बैक एंड मास्टर डेटा नॉन मास्टर डेटा बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा एक टॉपिक होता था इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन वर्सेस वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट ही इंस्टीट्यूट ने सिलेबस में से बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। वेब एप्लीकेशंस की जगह आ चुका है क्लाउड एप्लीकेशन। दैट मीन्स कि अभी एप्लीकेशंस आपने याद होगा कि क्लाउड क्या था, वो कहीं से भी फ्रॉम एनी वेयर एनी टाइम जहाँ से इसको हम एक्सेस कर सकते हैं वो हमारे लिए क्या होता था, क्लाउड होता था, राइट। तो अभी हमने वेब एप्लीकेशंस की जगह जो वर्ड यूज़ करना है दैट इज़ द क्लाउड एप्लीकेशन। और वेब एप्लीकेशंस की जगह जो डिफरेंस भी हमको दिया गया है इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस जो हमारे पीसी में, जो हमारे हार्ड डिस्क में, जो हमारे पास इंस्टॉल्ड होता था, और दूसरा साथ में कौन सा जो क्लाउड पे हमारे जो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होती थी, जैसे हमने बात की थी याद हो आपको कि गूगल पीडीएफ, राइट। तो इस तरह कुछ एप्लीकेशन जो हमें ऑनलाइन हमको अवेलेबल हो जाती हैं कि हमें उनके सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेते हैं, उनके थ्रू हमें अपने सेटअप अपने यहाँ पर सिस्टम में हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होता। जैसे कि आपको एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ, हम कई बार क्या करते हैं पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट करते हैं वर्ड में, या वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, तो हम गूगल पे जाते हैं और वहाँ पर लिखते हैं कि आई लव पीडीएफ, राइट। एक वेबसाइट है इस तरह से pdflove.com, इस तरह वेबसाइट बनी हुई है। तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर अपलोड करते हैं अपनी फाइल को अपलोड करते हैं, वो ऑटोमेटिक क्या करते हैं कन्वर्ट करके डाउनलोड कर देते हैं। फिर समझिएगा, वो कन्वर्ट करके डाउनलोड कर देते हैं हमारे लिए एक पीडीएफ फॉर्म में। इसका मतलब वो कन्वर्टर क्या मेरे पीसी में था? नहीं जी नहीं, मेरे पीसी में नहीं था वो कन्वर्टर। क्या मैंने वो इंस्टॉल किया हुआ था? नहीं जी नहीं, मैंने सिर्फ वो फाइल वहाँ पर दी, क्लाउड्स में फाइल को अपलोड किया, वहीं पर वो कन्वर्ट हुई, कन्वर्ट होने के बाद वो डाउनलोड होकर मेरे पीसी में आ गई है। दैट मीन्स कि आई वॉज यूजिंग क्लाउड एप्लीकेशन। शायद आप मेरी बात को समझ रहे हैं। ओके, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे यहाँ से बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या है कि वेब एप्लीकेशन की जगह अब हमने क्या करना है क्लाउड एप्लीकेशन, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन हैं। तो थोड़ा सा हम इसमें आगे चलते हैं और डिफरेंस भी जो है अब इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन वर्सेस क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन हैं उनके बीच में आएगा। दैट इज़ ये भी मैं आपको बताऊँ, ये आने वाले एग्ज़ाम में एक मेरे अकॉर्डिंगली जो मैं मानता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एग्ज़ाम में। और इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक एडवांटेजेस ऑफ ईआरपी सिस्टम्स दिया हुआ था, ये सिलेबस में से आपका कट चुका है, तो आपको ये क्वेश्चंस नहीं करना है। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पर कि डिस्कस सेवरल रिस्क एंड कंट्रोल ईआरपी। तो ये आपका कंप्लीटली चेंज हो गया है, मैं ये नहीं कहूँगा कट गया, ये चेंज हो गया। तो हम थोड़ा सा इसको चेंज करके पढ़ेंगे, जो हमारी अमेंडमेंट क्लास आएंगी उसके अंदर करेंगे। नेक्स्ट ये आरबीएससी रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल और रूल्स बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ये बिल्कुल सबका सेम है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। और इसके बाद हम ये चैप्टर में आगे मूव करते हैं, देखते हैं कहीं पर कुछ चेंजेस तो नहीं आए हैं। जी हाँ बिल्कुल, एक यहाँ पर ना मॉड्यूल्स हैं आपके काफ़ी, आपने आया होगा कंट्रोल ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल था, कंट्रोलिंग मॉड्यूल था, क्योंकि हम जब एक ईआरपी को बना रहे होते हैं तो उसके अंदर वेरियस मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट किया जाता है, तो उन मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग मॉड्यूल के अंदर एक छोटी सी अमेंडमेंट आई हुई है, हम उसको कवर करेंगे। देन यहाँ पर मटेरियल मैनेजमेंट जो हमारा इसके अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट है, इसके अंदर थोड़ी सी वर्ड्स चेंज हुए हैं, तो हम उनको अपनी अमेंडमेंट क्लास के अंदर करेंगे। देन हमारा यहाँ से थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं। देन द थर्ड चैप्टर आता है। मैंने आपको एक थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, थर्ड चैप्टर में ऐसा कुछ आया नहीं है, थर्ड चैप्टर में कट बहुत कुछ गया। मैंने आपको मना भी किया था कि थर्ड चैप्टर जो बच्चे अभी कर रहे हैं वो भी ना करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो क्लैरिफाई करनी है कि कौन कौन से टॉपिक्स कट चुके हैं, कौन कौन से टॉपिक्स अभी हैं, और वो क्लैरिफाई हो चुके हैं, क्योंकि अमेंडमेंट्स की बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ आपको मैं वो ये बता रहा हूँ कि ये टॉपिक्स जो मैं आपको अभी कट करवाऊँगा ये आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं स्पेशली मई 20 में जिनका एग्ज़ाम था, जो अभी अगस्त में जा चुके हैं,
तो अगस्त 2020 के जो एग्ज़ाम हैं मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोल रहा हूँ, आपको ये टॉपिक्स करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें चैप्टर में सर कुछ नया आया है? जी बिल्कुल नया नाम मात्र है, बट ज़्यादातर आपका क्या हुआ, सिर्फ कटा है। आपके पास से एक वरदान मिला है कि ये टॉपिक अब आपको नहीं करने हैं, तो नहीं करने हैं, छोड़ दीजिए बिल्कुल ऑल टुगेदर। फर्स्ट है यहाँ पर व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड, सेकंड क्वेश्चन है जो आपका, ये अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, तो इसके अंदर आपको फिफ्थ क्वेश्चन आता है व्हाट इज सीपीयू। सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल यूनिट, रजिस्टर्स वगैरह था, जिसमें मैंने आपको बताया था 64 बिट रजिस्टर, 32 बिट रजिस्टर था एक हमारा टॉपिक का। क्या सर हमें अब वो करना है? जी बिल्कुल नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी नहीं ये टॉपिक करने की ज़रूरत। आपका ये टॉपिक बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया गया है न्यू सिलेबस की तरफ से। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर टॉपिक आया था कि सर यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी क्या है हमें करना है सेकेंडरी मेमोरी। जी बिल्कुल, अभी भी आपके सिलेबस में है, आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल है और आपको करना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो मैंने आपको अपने सिलेबस में ऑलरेडी करवा दिया था, हम वहाँ पर जब हम क्लासेस ले रहे थे तो हम ऑटोमेटिक करते थे कि यार व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रोम, ये कौन सी वॉलेटाइल होती है, कौन सी नॉन वॉलेटाइल होती है, राइट। और ये किसकी मतलब रैम के अंदर रैम का बेसिक वर्क क्या है और रोम का बेसिक वर्क क्या है, ओके। और ये प्राइमरी मेमोरी होती हैं, जी हाँ बिल्कुल प्राइमरी मेमोरी होती है, दोनों ही प्राइमरी मेमोरी। और लाइट जाने के बाद अगर कौन सी है जो अभी भी वर्किंग में रहती है और जो वर्किंग में नहीं रहती, रैम के अंदर जो भी डेटा होता है क्या वो डिलीट हो जाता है? यस। और जो लाइट्स जैसे होता है कि या फिर जो मैंने बताया कि आपको जो हमारा क्लॉक चल रहा होता है, हम कभी भी कंप्यूटर ऑफ भी कर देते हैं फिर उसके बाद दोबारा ऑन करते हैं तो हमारा बिल्कुल टाइम बिल्कुल करेक्ट मिलता है, जिसका मतलब वो बैकग्राउंड में कुछ था जो काम कर रहा था, तो वो क्या था, रोम था, राइट। तो ये हमने इसके बारे में बात की थी कि अब इन्होंने क्या किया, रैम और रोम का एक डिफरेंस की एक टेबल, इन्हीं 4 पॉइंट्स के ऊपर इन्होंने एक डिफरेंस टेबल बना दिया और कुछ नहीं है। रैम भी वही है, रोम भी वही है, बस उनको एक डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने न्यू बुक के अंदर उन्होंने शो किया होगा, नथिंग एल्स, ओके। नेक्स्ट हमारा इसके बाद हमारा टॉपिक है 11th टॉपिक था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बिल्कुल ऑल टुगेदर खत्म कर दिया गया ये कंसेप्ट ही। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का सबसे पहले तो यहाँ पर डिसएडवांटेज, बच्चों को काफ़ी लर्न करने में भी दिक्कत आती थी ये टॉपिक कि इसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की पहले नंबर पे तो टाइप्स की एप्लीकेशन सूट कौन से होते थे, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कौन से होते थे, एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर कौन से होते थे, तो ये आपका बिल्कुल खत्म कर दिया गया। एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नहीं आपको करने की जरूरत नहीं है। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ओके। द नेक्स्ट थिंग जो अब इसके अंदर जो चेंज आया है, देखो यहाँ पर एक टॉपिक था हमारा बिग डेटा और डेटा माइनिंग। बिग डेटा के बारे में हमने बात की थी, जैसे गूगल है, याद हो आपको कि बहुत मैसिव, वॉलमार्ट का डेटा कोई थोड़ा बहुत डेटा नहीं होता है, गूगल का डेटा कोई थोड़ा बहुत डेटा नहीं होता है, बहुत ही बड़ा डेटा जो होता है वो उनको हम कहते हैं बिग डेटा, राइट। डेटाबेस के लिए हमें वो बहुत बड़े लेवल पे उनके लिए हमें सॉफ्टवेयर भी चाहिए जो उनको डेटाबेस को हैंडल कर सकें, सारा डेटा को मैनेज कर सकें। तो ये बिग डेटा और उसमें डेटा माइनिंग का काम कि हमें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कब सामने लेके आएंगे, डेटा माइन करके लेके आना। तो डेटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें हल्का सा चेंज है, अमेंडमेंट लेके आए हुए हैं, ये हम अमेंडमेंट क्लास के अंदर करने वाले हैं। देन थर्ड जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे इसके अंदर आता है कि क्वेश्चन नंबर 22 है सम टेक्निकल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन सम सिंपल प्रिंसिपल। ये आपको याद हो, पैकेट, रिपीटर, स्विच, ब्रिज, मैक, ये बहुत सारे टॉपिक्स थे जो टेक्निकल टॉपिक्स थे, एक भी नहीं रखा है इंस्टीट्यूट ने। मैंने आपको बताया था कि ये एक नेटवर्क टोपोलॉजी ये वगैरह हमारे लिए प्रोटोकॉल्स, आईपी एड्रेस, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन जो कि अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो ये आपको बिल्कुल छोड़ देना है। ये 22 क्वेश्चंस जो हमारा था पेज नंबर 53 के ऊपर, अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, ओके। नेक्स्ट इज हम यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स की तरफ जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स में जाते हैं तो यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर सबसे नंबर पे क्वेश्चन नंबर 26 है, पेज नंबर 57 पर क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें पावर स्पाइक्स हमने एनवायरमेंटल कंट्रोल के अंदर देखा था कि पावर स्पाइक्स कि हमें यूपीएस वगैरह अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई वगैरह यूज़ करनी चाहिए कंट्रोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ा हुआ था, केबल्स अच्छी यूज़ करनी चाहिए, पावर स्पाइक्स ताकि ना हो सके, और इलेक्ट्रिकल जितनी भी हमको प्रिकॉशंस यूज़ करने सकते हैं वो इलेक्ट्रिकल प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए।
तो इसके लिए इन्होंने क्या किया हुआ है, पावर स्पाइक्स की जगह इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैं देखो बहुत ही डीपली एनालिसिस करने के बाद मैं आपके पास ये लेके आया हूँ। कहाँ पर एक वर्ड भी चेंज आया सिलेबस के अंदर, वो वर्ड चेंज करके मैं आपके पास आया हूँ यहाँ पर लेके। पावर स्पाइक्स की जगह यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर। इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर दैट मीन्स कि पावर स्पाइक्स अब आपने वर्ड यूज़ नहीं करना है, पावर स्पाइक्स वर्ड यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमने हमेशा से इस बारे में बात की है कि ये सब्जेक्ट थ्योरी बेस्ड है और थ्योरी बेस्ड में इंस्टीट्यूट हमसे टेक्निकल वर्ड्स एक्सपेक्ट करता है। अगर आप टेक्निकल वर्ड्स इसमें अपने एग्ज़ाम में नहीं यूज़ करेंगे तो आप मार्क्स की उम्मीद तो बिल्कुल मत करना। और अगर इसकी उम्मीद, अगर आप मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको एज इट इज़ जो इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मेट के अंदर वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, तो आपको वही टेक्निकल वर्ड्स अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है। तो पहले जो पावर स्पाइक्स होता था वो अब क्या बन चुका है, इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर बन चुका है। अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर हम और आगे मूव करते हैं थर्ड चैप्टर में, तो देखते हैं कहाँ पर चेंज आया। तो एक आपने अगर टॉपिक देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है, राइट। यहाँ पर हमारा एक छोटा सा एक तो पैरा ऐड हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। और एक ये हमारे डेफिनेशन कंट्रोल, एग्जिस्टिंग एक्सेस कंट्रोल, अपडेट कंट्रोल, ये कंकरेंसी कंट्रोल और क्वालिटी कंट्रोल, ये 6 के 6 कंट्रोल हमारे, ये फोर्थ पॉइंट आपका बिल्कुल कट हो चुका है सिलेबस में से, तो आपको ये फोर्थ पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। इसके बाद हमारा एक टॉपिक है 41st क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 65 के ऊपर, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल इन मैनेजरियल कंट्रोल। तो 41st क्वेश्चन है ये, अब आपको करना नहीं है सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर फायर, वाटर, एनर्जी, क्योंकि एक तरह से जब हम ये सिलेबस कर रहे थे तो आपको ये बताया भी गया था, तो ये एक तरह से रिपीटेटिव क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें हम पीछे से हम कर चुके हैं, फायर कंट्रोल, वाटर कंट्रोल या एनर्जी कंट्रोल, ये हम सब कुछ कर चुके हैं। तो एक हमारा रिपीटेटिव इसमें रिपीटेशन आई हुई थी, तो इंस्टीट्यूट ने इसे एलिमिनेट कर दिया, ये टॉपिक ही छोड़ दिया है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल का सिलेबस अब आपके सिलेबस में नहीं रहा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं 41st क्वेश्चन, दैट इज द एक्सप्लेन सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल इन इनपुट कंट्रोल, यूज प्री डिटरमाइंड सोर्स एंड यूज सोर्स डॉक्यूमेंट इन सीक्वेंस। ये टॉपिक आपका 41st क्वेश्चन था, तो ये आपको ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। 44th क्वेश्चन है, पेज नंबर 66 पे था, अब आपको ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको कट कर सकते हैं। 46th क्वेश्चन है बैच कंट्रोल के ऊपर, तो फिजिकल कंट्रोल बैच और लॉजिकल कंट्रोल, ये दोनों पैराग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है, ये दोनों आपको कट कर देने हैं। बाकी क्वेश्चन आपका एज इट इज़ बैच कंट्रोल के अंदर, बाकी सब कुछ आपका एज इट इज़ आपको करना है। बस ये 2 पॉइंट आपको अब इसमें नहीं करने हैं क्योंकि आपके न्यू सिलेबस के अंदर नहीं है, दैट इज़ फिजिकल कंट्रोल एंड सेकेंड इज लॉजिकल कंट्रोल। देन 47th क्वेश्चन में आपको याद रखना कि सिर्फ जो फील्ड इंटेरोगेशन के अंदर आपके पॉइंट्स हैं, लिमिट चेक, पिक्चर चेक, वैलिड कोड चेक, ये हेडिंग नेम आपको इसमें आपके जो न्यू सिलेबस उसके अंदर हैं, दैट मीन्स इसको आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने लर्न कर लिया ऑलरेडी तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर किसी ने अभी लर्न नहीं किया हुआ तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा, तो प्लीज़ आप इनको जो हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स को फर्दर आप नहीं लर्न करेंगे, क्योंकि जो हमारा न्यू सिलेबस है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फील्ड इंटेरोगेशन के अंदर ये आपकी जो 6 जैसे दी हुई हैं, लिमिट चेक, पिक्चर चेक, वैलिड कोड चेक, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इनकी हेडिंग नेम लर्न करने हैं और आपको इसको एक्सटेंड आगे नहीं करना है, ना ही आपको एक्सप्लेन करना है। ऐसे रिकॉर्ड इंटेरोगेशन के अंदर, फाइल इंटेरोगेशन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ हेडिंग नेम याद रखने हैं, आगे इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, राइट। और इसके बाद हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन, कम्युनिकेशन कंट्रोल इन ब्रीफ। इसके अंदर हमारे लास्ट के 3 टॉपिक थे, टॉपोलॉजिकल, देन चैनल एंड देन इंटर नेटवर्किंग कंट्रोल। ये तीनों पॉइंट्स हमारे न्यू सिलेबस में से कट चुके हैं, तो आप सिर्फ 4 पॉइंट हैं वही आप करेंगे, इसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चन में नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद मैं आगे 50th क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ। आपका 50th क्वेश्चन जो है डेटा प्रोसेसिंग कंट्रोल, बिल्कुल ही आपका सिलेबस में से कट चुका है, न्यू सिलेबस में आपका नहीं है। तो आपने एक चीज़ देख रहे होंगे यार, थर्ड चैप्टर के अंदर कितना कुछ इंस्टीट्यूट ने हमारे लिए इजी कर दिया है। कंट्रोल्स जिसको याद करने में बच्चों का तेल निकल जाता था, जिसे कहते हैं ना कि बच्चों परेशान हो जाते हैं, सर इसको लर्न कैसे करें, सारे एक जैसे लगते हैं, बहुत परेशान किया हुआ है। तो इंस्टीट्यूट ने कहीं ना कहीं जो की फैक्ट्स थे, जो इम्पॉर्टेंट कंट्रोल्स थे, सिर्फ वही सिलेबस में रखे हैं। और इसके अलावा जो भी ना तो इंस्टीट्यूट इतना डिटेल में पूछता था उन कंट्रोल्स के बारे में, तो इसलिए उन्होंने एलिमिनेट कर दिया न्यू सिलेबस में से, बच्चों की सुनी गई है, तो काफ़ी कुछ है जो इस चैप्टर में से कट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
आपने यहाँ पर 53 क्वेश्चन है जहाँ पर डिफरेंट आउटपुट कंट्रोल्स था। तो आउटपुट कंट्रोल्स के अंदर सबसे लास्ट पॉइंट था रिटेंशन कंट्रोल। तो ये आपका रिटेंशन कंट्रोल आपके सिलेबस में अभी नहीं रहा है, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इसके बाद हमने थर्ड चैप्टर के अंदर ही इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट आता था। तो हम इसमें थोड़ा आगे मूव करते हैं, देखते हैं कुछ कट हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑडिटर इन टॉप मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोल, राइट। तो इसके अंदर हमने देखा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये चारों टॉपिक थे। अब हमारे चारों टॉपिक ये कट चुके हैं, तो हमें क्वेश्चन नंबर 12 करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम थोड़ा सा और मूव करते हैं आगे, और यहाँ पर 35th क्वेश्चन है हमारा, एरियाज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स है। तो एप्लीकेशन ये जो हमारा याद हो आपको, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की ये एरियाज़ हैं कि कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा काम करता। तो अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ही उन्होंने सिलेबस में से कट करवा दिया है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, कौन कौन से एरियाज़ में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, लाइक टैली कहाँ पर यूज़ होता था, फाइनेंस के एंड अकाउंटिंग के अंदर। तो अगर उन्होंने ये चीज़ बोला कि अगर उन्होंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही अगर डिलीट कर दिया है सिलेबस में से, तो उनके जो एरियाज हैं कहाँ कहाँ पर वो यूज़ होते हैं, तो वो भी उन्होंने सिलेबस में से डिलीट करवा दिया, राइट। तो अब आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो यहाँ पर हमारा थर्ड चैप्टर होता है ख़त्म। तो आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि थर्ड चैप्टर में बहुत सारे स्ट्रेस हमारी ख़त्म हो गई है, इसीलिए मैंने आपको रोका था कि इस चैप्टर के अंदर मैं काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहा था कि कौन कौन सी छोटी चीज़ें हैं जो अब हमारे न्यू सिलेबस के अंदर नहीं है। तो आपको करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अभी आप ये सिलेबस जो कट मैंने करवाया, इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन बचे हैं आप उनको आराम से लर्न कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके अंदर कोई चेंजेस भी नहीं आए हुए हैं। नेक्स्ट हम फोर्थ को चैप्टर के अंदर आए। देखिए फोर्थ चैप्टर में मैं आपको लेके जा रहा हूँ, इसमें बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं आया है। रेयर छोटे मोटे चेंजेस हैं जो मैं आपको बताऊंगा, बट अदरवाइज आपका पूरा चैप्टर ये एज इट इज़ है, जिसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं, राइट। ये देखिए हम आगे चलते जा रहे हैं, पेज 98, 900, ये हम आगे आगे चलते जाएंगे। तो इस चैप्टर के अंदर कहीं पर भी कोई भी चेंज नहीं आया है। तो चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 4 में कुछ हल्का फुल्का जो एडिशंस हुई हैं, एक टॉपिक आधा पेज, वो मैं आपको जो हमारी मैनेजमेंट क्लास है उसके अंदर मैं आपको करवाता रहूँगा, सेकंड क्लास के अंदर। देन हमारी जो क्लास है 115, दैट मीन्स पेज पे आ जाओ, कोर बैंकिंग सिस्टम, राइट। इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 2 था चैलेंजेस ऑफ आईटी इन बैंकिंग सर्विसेज। सर ये ख़त्म हो गया? नहीं, ये चैप्टर 1 में चला गया भाई, समझ में आई। तो ये जो मैं आपको अमेंडमेंट क्लास करवाऊंगा, ये वाला टॉपिक इन्होंने चैप्टर 1 में डाल दिया। कुछ डेफिनेशंस थी वो चैप्टर 5 में डाल दी हैं। दैट मीन्स कि ये आपने पहले भी करनी थी, अभी भी करने हैं, बट हाँ वो होता ना लोकेशन चेंज कर दिया। पहले आप चैप्टर 5 में आगे पढ़ते थे, अब इसको चैप्टर 1 के अंदर जाके पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद रिस्क एनालिसिस है, ये आपका टॉपिक बिल्कुल कट हो चुका है। देन फोर्थ क्वेश्चन है, ये आपका बिल्कुल कट हो चुका है। फिफ्थ क्वेश्चन ये आपका बिल्कुल कट हो चुका है। और इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट ऑफ IT रिस्क मैनेजमेंट, ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 इंडिकेटर से, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। देन इसके अंदर आर्किटेक्चर में आप पहुंच जाएंगे, तो इसके अंदर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फीचर्स ऑफ CBS सोल्यूशन, दैट मीन्स कि ये टॉपिक 14th क्वेश्चन है, ये आपका कट हो चुका है। और नेक्स्ट आपका इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 23 है, आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर देखें IT रिस्क इन CBS, ये आपका न्यू नेम आ चुका है। किसका? रिस्क एसोसिएटेड विद CBS था जो टॉपिक का नाम था हमारा, रिस्क एसोसिएटेड विद CBS, उसका नाम चेंज होकर क्या हो चुका है, IT रिस्क इन CBS। तो अब आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर ना एक मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बताया था मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता था, कि जो गंदा पैसा होता, गंदा पैसा मतलब दूषित मनी, जो हवाला के थ्रू इंडिया में लेके आते होते थे, उसको फिर क्या करते थे, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती थी, राइट। और वो कौन सा था, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, वर्ड याद रखना, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मनी जो मैंने को बताया ना, गंदा पैसा या फिर जो दूषित मनी जो मैं आपको बोल रहा हूँ, दैट मीन्स इसके लिए वर्ड जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो यूज़ किया गया है, दैट इज़ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ये किसी ना किसी क्राइम के थ्रू पैसा आया है, जैसे कि ये आतंकवादियों को जो फंडिंग होती है
उसके थ्रू पैसा आया हुआ है। तो ये क्राइम का पैसा है जो यहाँ पर आके क्या कर रहे हैं कि 2 नंबर का पैसे को 1 नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो इसका एक क्वेश्चन था हमने जो साथ में इसमें कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कुछ सेक्शंस के अंदर, सेक्शन नंबर्स के अंदर चेंजेस आए हैं, बाकी आपका कॉन्सेप्ट एज इट इज सेम है, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब मनी लॉन्ड्रिंग ये आज भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा, राइट। बट इसके एक्ट में कुछ सेक्शन नंबर को लेके चेंजेस आए हैं, वो सिर्फ हल्के फुल्के मैंने चेंजेस करवाने हैं कि ये टॉपिक के अंदर हल्की सी अमेंडमेंट है, आपको ये चीज़ करनी है, राइट। देन इसके बाद हमारा ये चैप्टर हमारा क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, राइट। तो ये थी हमारी चेंजेस किसके अंदर, EAS के अंदर। बेसिकली दिस क्लास इज फॉर द डिलीटेड टॉपिक्स। तो इसके बाद जो हम करेंगे अगला टॉपिक, अगली जो हम क्लास लेके आएंगे उसके अंदर मैं सारी की सारी अमेंडमेंट्स का करवाऊंगा, किस चैप्टर के अंदर क्या क्या चेंज आया है या नया टॉपिक इंसर्ट हुआ है, तो वो मैं उसके अंदर करवाऊंगा। कुछ ज़्यादा नहीं है, अगर हमारा आपने देखा होगा तो नियर अबाउट हमारे 40 पेजेस के अराउंड का सिलेबस हमारा कट हो गया, और जो न्यू सिलेबस अगर इंसर्ट भी हो तो 20-25 पेजेस का हमारा सिलेबस इंसर्ट हुआ है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा हमारा कट हो चुका है सिलेबस, और काफ़ी कुछ हमारा भी ऐड भी हो रहा है। तो वो मैं एक क्लास ही है, ज़्यादा टाइम नहीं है, आधा पौने घंटे क्लास होएगी जिसके अंदर मैं सारी अमेंडमेंट्स करवा दूंगा। तो वो एक क्लास में आपको इसके बाद और करवाऊंगा। ओके, टिल देन आप इस स्क्रॉल करते रहें क्लास को, धीरे धीरे आपको देखें और ये आराम से ध्यान से देख के अपनी बुक में डिलीट करें, ये टॉपिक्स को कट करें कि अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।